अब वी आर स्टडिंग इटालॉजी ऑफ सेल इंजरी। इटालॉजी क्या है? तो दो मेजर कॉज होते हैं टेलॉजी, इसीलिए टेलॉजी मतलब हम कॉजेस की बात कर रहे हैं। दो मेजर कॉजेज होते हैं, एक जेनेटिक एक एक्वायर्ड। जेनेटिक जो पेरेंट्स से लेकर आए हैं, और एक्वायर्ड जो हमने नेचर से एक्वायर किया है। तो एक्वायर्ड इंजरी की बात करेंगे सबसे पहले, जेनेटिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इंजरी में जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया मतलब, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया दोनों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है, बेटर सप्लाई नहीं मिलता है ऑक्सीजन को। अगर हाइपोक्सिया को देखें तो जो हाइपोक्सिया है इसमें होता क्या है कि इसमें रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू इरप्शन। इरप्शन की वजह से जो है वो ब्लड अगर सप्लाई कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इस्चीमिया। और हाइपोक्सिया में होता है कॉज अदर देयर इंटरप्शन। इंटरप्शन के अलावा और कोई रीज़न है, जैसे आरबीसीज कम हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो फिर वो आएगा हाइपोक्सिया में। और इस्चीमिया आएगा इंटरप्शन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर इस्चीमिया और हाइपोक्सिया देखें तो ये बहुत कॉमन कॉजेज है। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाइपोक्सिया कहलाता है, और इस्चीमिया भी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है, बट ड्यू टू इंटरप्शन। आगे हम फिजिकल एजेंट्स की बात करें, पहला हमने हाइपोक्सिया पढ़ा और इस्चीमिया पढ़ा, अब दूसरा हम पढ़ते हैं फिजिकल एजेंट्स के बारे में। तो जो फिजिकल एजेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल ट्रॉमा, कोई मैकेनिकली इंजरी आ गई, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, थर्मल ट्रॉमा पड़ गया, जल गया कोई, या ठंड की वजह से जो फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाती हैं वो हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, रेडिएशंस की वजह से, सपोज कोई एक्सरे वगैरह कराने गया है और रेडिएशन ज़्यादा सप्लाई हो गई बॉडी के इनसाइड, तो यूवी और आयनाइजेशन रेडिएशंस हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो ये आ जाते हैं फिजिकल एजेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, अगर केमिकल एंड ड्रग्स की बात करें तो केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है, जैसे सपोज किसी ने साइनाइड ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, मर्करी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज हो गए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और हाँ, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिल जाए तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फिर हाइपरटोनिक ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, एल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स हो गई, थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे केमिकल ड्रग्स में आ जाएंगे। थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को ट्रीट करते टाइम उसको ज़्यादा ड्रग्स अप्लाई हो गई, किसी ने मेडिकेशन में ज़्यादा ड्रग्स ले ली, तो ये सब केमिकल एंड ड्रग्स के अंडर आ जाएंगे। आगे अगर हम माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें तो माइक्रोबियल एजेंट्स में जैसे इन्फेक्शन, जो भी किसी बैक्टीरिया, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, रिकेक्टेशिया, इन सब की वजह से अगर कुछ कॉज होता है तो माइक्रोबियल एजेंट्स में आ जाएगा। अब अगर हम आगे देखें तो इम्यूनोजेनेसिस, इम्यूनोलॉजिक या इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स, इसमें होता क्या है, आपका इम्यून सिस्टम ही खुद को, जो हम बोलते हैं ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो चीज़ें आ जाती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेज, ये सारे इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स में आ जाते हैं। किसी को ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिविटी हो गई है। फिर किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम किसी भी चीज़ के लिए ट्रिगर हो जाए, किसी को ओवर रिएक्ट कर दे, तो वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में आ जाएगा, कि आपकी पूरी होल बॉडी में किसी भी रिएक्शन का ओवर अफेक्ट दिख रहा है बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से। दैट इज नोन एज इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। आगे सेलुलर एजेंट्स की बात करें या सेंसिडेंट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है सेलुलर एजिंग। मैं एजेंट्स पढ़ रही हूँ, ये एजिंग है। तो इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ सेल्स टू अंडरगो रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। अगर सेल जो है वो अपना एक, उसको पर्टिकुलर अपना रेप्लिकेशन और रिपेयर कर नहीं पता होगा तो वो सेंसिडेंट्स में या सेलुलर एजिंग में आ जाएगा। और ये नॉर्मल चीज़ें तब होती है जब सेल जो है वो अपने लाइफ स्पेन की कंप्लीट लाइफ स्पेन की तरफ बढ़ता है, मतलब उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होने लगता है, तब ये चीज़ें होती हैं। बट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि इंजरी जो हो रही है अगर उसमें ये चीज़ है, तो हो सकता है कि कुछ जीन्स में अल्टर हो गया है, म्यूटेशन आ गया है, जिसकी वजह से जो सेल है या तो वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन कर रहा है, भूल गया एबिलिटी टू, उसको रेप्लिकेशन की जो एबिलिटी है वो तो पता है, पर उसको कब तक रेप्लिकेट करना है ये चीज़ वो भूल चुका है, तो ये ट्यूमर्स वगैरह अल्टीमेटली कॉज कर देते हैं। फिर रिपेयर, सो दीज आर कम अंडर एक्वायर्ड एजेंट्स। अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट है साइकोजेनिक डिसीज। साइकोजेनिक डिसीज मतलब होता है, साइको मीन्स मेंटली रिलेटेड, तो इसमें मेंटल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, जिसमें एग्जांपल आप एंजाइटी ले सकते हो, किसी चीज़ का ओवरवर्क हो गया, फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशंस एंड साइकोजिफ्रेनिया। साइकोजिफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये सारे साइकोजेनिक डिसीजेज में आते हैं। नेक्स्ट देखें लेट्रोजेनिक डिसीजेज। ये लेट्रोजेनिक डिसीजेज जो हैं ये
फिजिशियन के थ्रू होती है। सपोज किसी डॉक्टर ने आपको वो चीज़ थी नहीं, और उस अगर सपोज किसी कोई पेशेंट आया है, उसको मलेरिया है भी नहीं, फिर भी मलेरिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन देखने मिल सकते हैं ना, अगर वो वाले चीज़ें चल रही होंगी। तो ओनिंग टू फिजिशियन एग्जाम्पल डेथ हो गई है ड्यू टू एरर इन जजमेंट बाय फिजिशियन या अनटूवर्ड्स इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी, जैसे ड्रग एंड रेडिएशन। तो इट इज लेट्रोजेनिक कॉज। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमने एक्वायर्ड इंजरी में 8 कॉजेस पढ़े। एक हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, दूसरा फिजिकल, तीसरा केमिकल एंड ड्रग्स, नेक्स्ट माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिक, सेलुलर एजिंग एंड सेंसेनेंस, नेक्स्ट साइकोजेनिक डिसीजेस, एंड द रिमेनिंग वन लेट्रोजेनिक कॉज। इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी।